देविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, मतलब इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर रहेगा। तो इससे पहले हमने इसमें सॉल्यूशन फाइंड करना सीखा था ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच इज़ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड सो ऑन। जितने भी आपके पास वेरिएबल है सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर, उनकी वैल्यू फाइंड करना सीखा था इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। फिर सेकंड टॉपिक में हमने सीखा था नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन की, मतलब वो सॉल्यूशन यूनिक है, इनफाइनाइट है, या फिर नो सॉल्यूशन है विदाउट फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो हमने कैसे सीखा था? विद द हेल्प ऑफ रैंक। तो रैंक के हिसाब से और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स से हमारे पास कुछ रिजल्ट्स थे। उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि यहाँ पे सॉल्यूशन का नेचर क्या है, किस टाइप का वो सॉल्यूशन है विदाउट फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? मिसिंग कोफिशिएंट ढूंढने वाले हैं। मिसिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स इन अ इक्वेशन। ठीक है, जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर आपको इक्वेशंस लिखी होती हैं। अब इक्वेशंस लिखी हैं तो वेरिएबल्स लिखे होंगे, कांस्टेंट्स लिखे होंगे, तो उनके जो कोफिशिएंट है वेरिएबल के, वो वहाँ पे मिसिंग रहेंगे। मतलब लैम्डा म्यू ए बी सी कुछ भी वैल्यूज दी होंगी और आपको उनकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन जो भी आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। यूनिक है तो क्या हो सकती है उनकी वैल्यू, इन्फिनाइट है तो उनकी वैल्यू क्या हो सकती है, नो सॉल्यूशन है तो उनकी वैल्यू क्या हो सकती है। ऐसा आज के लेक्चर में हम फाइंड आउट करेंगे, है ना, ये वाला हम कवर करेंगे। तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स की लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और हम आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। देखो, इन द प्रीवियस लेक्चर आपने ये चार्ट देखा हुआ है, इस चार्ट को जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं इन अ मिनट। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है नॉन होमोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस। ठीक है, नॉन होमोजीनियस का मतलब होता है यहाँ पे जब आप मैट्रिक्स कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाएंगे विच इज ए, फिर x कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू द b कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट एंड इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट होगी इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, नल कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगी, तो नॉन होमोजीनियस। जब ये वाली जो मैट्रिक्स है b द मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, मतलब वो अगर नल मैट्रिक्स निकल के आती है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। Now what happen if the system is homogeneous? होमोजीनियस होता है तो यहाँ पे ऑलवेज कंसिस्टेंट, मतलब होमोजीनियस है तो हमेशा और हमेशा कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन का केस यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, और इस केस के लिए हमेशा जो ए रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू द रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। तो ये बाय डिफॉल्ट हमेशा ऐसा होता ही है क्योंकि बी 0 मैट्रिक्स है, तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और दोनों की रैंक हमेशा कैसी हो जाती है? सेम आ जाती है। और लेट से कि सेम आने के बाद ये कुछ आर आ गई है। अब 2 टाइप के कंसिस्टेंट होते हैं, मतलब 2 टाइप के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है हमारा यूनिक और दूसरा टाइप का होता है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए होमोजीनियस में एक सिनोनिम वर्ड यूज होता है ट्रिवियल, और ये सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस में यूज होता है, नॉन होमोजीनियस में आप इसको यूज नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे क्या कहते हैं आपके लिए सेकेंड टर्मिनोलॉजी है जो इनफिनाइट के लिए सिनोनिम है, इज नॉन ट्रिवियल। ठीक है, अब ट्रिवियल कब होता है सॉल्यूशन? व्हेन जो ये आपकी रैंक आर आ रही थी, रैंक ऑफ ए, वो आपकी कैसी हो गई? नंबर ऑफ वेरिएबल के जस्ट एग्जैक्टली क्या हो गई? इक्वल हो गई, तो आपका सॉल्यूशन ट्रिवियल होगा। इसका मतलब जो सॉल्यूशन आएगा वो सब पूरा का पूरा 0 आएगा, मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबकी वैल्यू 0 आ जाएंगी। द सॉल्यूशन इज यूनिक। अगर ये जो रैंक आपने निकाली है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, वो अगर स्ट्रिक्टली लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाती है तो उस केस में आप बोलेंगे द सॉल्यूशन इज नॉन ट्रिवियल, मतलब इनफिनाइट सॉल्यूशन, एंड आप वहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 केस हो गए इसके लिए। अब सेम नॉन होमोजीनियस में भी इसी तरीके से जाता है। तो नॉन होमोजीनियस के केस में आपको कंसिस्टेंट भी मिलेगा और इनकंसिस्टेंट भी मिलेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट होती है। होमोजीनियस में ऑलवेज कंसिस्टेंट, बट नॉन होमोजीनियस के केस में आपको कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट मिलेगा।
अब कंसिस्टेंट कब होता है? जब रैंक ऑफ दिस ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी, एंड जब दोनों की रैंक इक्वल नहीं होती है तो उस केस में क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, जब भी इनकंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, वहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं मिलेगी ऐसी कि वो पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में जितनी भी इक्वेशन है सबको एक साथ होल्ड कर ले, सेटिस्फाई कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन का केस बन जाता है। बट अब क्या हो, इफ कंसिस्टेंट हो, इन दोनों की रैंक क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो लेट्स से कि इनकी रैंक क्या है? आर के बराबर है। अगर ये आर अगेन द नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होगा तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये आर स्ट्रिक्टली लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो कंडीशन इन्फिनाइट और यूनिक की, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस दोनों में सेम है, कंसिस्टेंट की कंडीशन भी दोनों में सेम है, बट यहाँ पे नॉन होमोजीनियस में इनकंसिस्टेंट का केस अराइज हो जाता है। तो उस पर आपको ध्यान देना है। वो कब अराइज होगा? व्हेन द रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। ठीक है, ये बात हो गई। अब जो मेन क्वेश्चन है हमारा, हम उस पर आ जाते हैं। हमारा मेन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू so that the following system of linear equation, ये जो दिया हुआ है, has unique solution, infinite solution and no solution। मैंने इसी क्वेश्चन में तीनों पॉइंट ले लिए। आपके पेपर में सिर्फ यूनिक आता है तो आप यूनिक का करेंगे, इन्फिनाइट आता है इन्फिनाइट का करेंगे, नो आता है नो सॉल्यूशन का करेंगे, अगर सभी का आता है तो सबका करेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप इसको अरेंज कर लेंगे जो भी आपके पेपर में आता है। देखिए, जब भी कभी भी इस तरीके से लैम्डा म्यू की वैल्यू फाइंड करने को बोलेगा तो देखिए यहाँ पे ये लैम्डा लिखा हुआ है विच इज अ कोफिशिएंट ऑफ जेड, यहाँ पे म्यू लिखा हुआ है विच इज अ कांस्टेंट। तो आपको इनकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। ये लैम्डा म्यू मैंने यहाँ नीचे लिखे हैं, ये कहीं ऊपर भी लिखे हो सकते हैं, तो उससे हमको घबराने और या डरने की बात नहीं है। ठीक है, अब हम मेन मुद्दे में आते हैं। सबसे पहले जब भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे? Ax इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स लिख लें। ठीक है, यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है या Ax इज इक्वल टू बी की जगह आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए मैट्रिक्स लिखेंगे, देन बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आई गेस आपकी 1 1 क्या थी देख लेते हैं। 1 1 1 थी, 1 2 2 1 लैम्डा, 1 1 1 तो भूल गई, 1 1 1 फिर क्या थी? 0 1 2 एंड देन उसके बाद क्या है हमारे पास? 2 1 लैम्डा, 2 1 लैम्डा। तो दिस इज योर ए मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे बी मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स हमारी क्या है? 1 2 म्यू। ठीक है, 1 2 म्यू। तो ये आपकी बी मैट्रिक्स हो गई। अब आपको बेसिकली करना क्या है? जैसे नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन फाइंड करते हैं सेम तरीके से आपको क्या करना है? ए ऑग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स बना लेनी है। ठीक है, तो ए ऑग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स अभी आपने पिछले लेक्चर में सीखा था तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 1 1 1 0 1 2 मतलब बेसिकली आपको क्या करना है? यहाँ पे ए मैट्रिक्स को लिख लेना है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हम यहाँ लिख रहे हैं एज इट इज। जो ए मैट्रिक्स है उसको हमने कॉपी कर लिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ बाइफर्केशन बनाएंगे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखेंगे विच इज 1 2 म्यू। तो ये हमने बी मैट्रिक्स लिख लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है? सेम जैसे नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते थे? वहाँ पे रिड्यूस करते थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू डाउन टू अप, आपको जीरो क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको जीरो क्रिएट करेंगे? यहाँ पे इस 2 को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम R3 पे चेंज ले आते हैं। R3 में क्या कर लेते हैं? -2R1 कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 1 1। पहली रो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, दूसरी रो भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, एज इट इज लिखेंगे। तीसरी रो में हम चेंज कर रहे हैं, 0 कर देंगे, 2 करेंगे, यहाँ पे -1 हो जाएगा। देन 2 करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा -2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पे म्यू -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। बाइफर्केशन फिर से क्रिएट करेंगे एंड मैट्रिक्स को बना लेंगे। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद अब हमारे पास ये दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं ऑफ दिस रो 0 हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट कॉलम पे शिफ्ट करेंगे एंड नेक्स्ट कॉलम के एलिमेंट को 0 करेंगे फ्रॉम डाउन टू अप, मतलब इस -1 को हम 0 करने की कोशिश करेंगे।
तो इसके लिए हम R3 में चेंज लेके आएंगे। R3 में क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं R2 का, ठीक है। तो R3 में प्लस करेंगे R2 का, फर्स्ट रो चेंज नहीं कर रहे हैं, एज इट इज़ मेंटेन रहेगी। सेकेंड रो में भी हम कोई चेंज नहीं लेके आ रहे हैं, एज इट इज़ मेंटेन रहेगी। थर्ड रो में हम प्लस कर रहे हैं R2 के साथ, तो ये आ जाएगा, प्लस करेंगे R2 के साथ अगेन लैम्डा आ जाएगा, प्लस करेंगे R2 के साथ तो अगेन यहाँ पे म्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गई स्टोरी। अब क्या आप इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, क्या इस लैम्डा को रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आप सेकंड रो में लैम्डा का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे या इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो आप ये जो जीरोस आपने क्रिएट किए हैं ये नॉन जीरोस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमको फाइनली लास्ट स्टेयरकेस फॉर्म या एशेलॉन फॉर्म तक हमको इसको रिड्यूस करना है, जो कि हम यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। ये स्टेयरकेस फॉर्म या एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस हो गया। जरूरी नहीं है पाइवेट या लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाना है, बट हाँ जो बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ एशेलॉन फॉर्म है रिड्यूस करने वाली वो सारी होल्ड हो जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा पार्ट है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, अब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है। देखिए ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू में रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी होनी चाहिए, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स होनी चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए और इक्वालिटी को होल्ड करना चाहिए तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब रैंक ऑफ ए 3 कब होगी, रैंक ऑफ ए, नंबर ऑफ वेरिएबल तो फिक्स है, नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास फिक्स है 3 है, तो ये तो 3 रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमको एग्जैक्टली रैंक ऑफ ए को भी 3 लाना है, रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड 3 को भी, ए ऑग्यूमेंटेड बी को भी 3 लेके आना है। तो रैंक ऑफ ए मतलब सिर्फ इतनी मैट्रिक्स, इतनी जो मैट्रिक्स है विच इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, उसकी रैंक 3 कब होगी, जब उसके पास 3 नॉन जीरो रोज होगी। तो पहली वाली तो नॉन जीरो रो है, दूसरी वाली भी नॉन जीरो रो है, बट जो तीसरी वाली है वो लैम्डा पे डिपेंड करती है। अगर लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये जो तीसरी रो है वो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 हो जाएगा। तो अगर कोई रो पूरी की पूरी 0 है देन वो रो क्या होती है, 0 रो कहलाती है। तो बट हमको तो रैंक क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो हमको 3 नॉन जीरो रोज चाहिए। इसका मतलब है ये जो थर्ड रो का जो लास्ट एलिमेंट है वो भी कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब जो लैम्डा है इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। अगर लैम्डा इक्वल टू 0 आता है तो ए की जो रैंक है वो 2 हो जाएगी, विच इज लेस देन 3, तो वो हम चाहते नहीं है फिलहाल के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं म्यू पे कंडीशन, है ना, मतलब म्यू पे भी छोड़ो, हम ए ऑग्यूमेंटेड बी पे आ जाते हैं। अब ए ऑग्यूमेंटेड बी की रैंक क्या होगी, ए ऑग्यूमेंटेड बी का मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, पूरी ये आपकी 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स, ये ए ऑग्यूमेंटेड बी की रैंक देगा। ए ऑग्यूमेंटेड बी की रैंक के लिए आपको इस पूरे को कंसीडर करना पड़ेगा, और ये वाला कंसीडरेशन सिर्फ ए की रैंक के लिए कर रहे थे आप। अब पूरे की तीनों की जो नॉन जीरो रोज हैं वो होनी चाहिए। अब आपने फिक्स कर लिया है कि जो लैम्डा है वो तो नॉन जीरो है ही सही, ये जो लैम्डा है आपने फिक्स कर लिया है, दिस लैम्डा इज नॉन जीरो। तो अगर आप देखते हैं कि जो रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी है वो भी 3 होनी चाहिए, तो फर्स्ट रो हमारी नॉन जीरो है, सेकंड रो हमारी नॉन जीरो है, थर्ड रो क्योंकि हमारा जो लैम्डा है वो कैसा है, नॉन जीरो आपने फिक्स किया हुआ है, देयरफॉर जो थर्ड रो है वो भी हमारी नॉन जीरो है। तो म्यू चाहे, म्यू के पास 2 केस हैं, वो 2 चीज हो सकता है, म्यू कैन बी 0, म्यू कैन नॉट इक्वल टू बी 0, ठीक है। म्यू 0 हो जाता है देन ऑल्सो द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज 3, एंड म्यू अगर नॉन जीरो हो जाता है देन ऑल्सो द नंबर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज इन ए ऑग्यूमेंटेड बी इज 3। तो मतलब म्यू कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब है म्यू पे यहाँ पे हमको कोई कंडीशन देखने को नहीं मिल रही है, तो हम लिख सकते हैं म्यू कैन बिलोंग्स टू द रियल नंबर सेट ऑफ अ रियल नंबर। इट कैन बी 0, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर की वैल्यू उसको अटेन कर सकता है। अगर वो कर भी रहा है तो भी हमारा जो सॉल्यूशन है वो यूनिक ही मेंटेन रहेगा, क्योंकि लैम्डा का नॉन जीरो होना कंपलसरी है। अगर लैम्डा 0 हो गया तो रैंक ऑफ ए बिगड़ जाएगी, तो इसलिए ये तो कंपलसरी कंडीशन हमारे पास आ गई, ये मैंडेटरी है
इसको हम नहीं छेड़ सकते। तो और ये अगर फिक्स हो गया है हमारे पास, तो म्यू के पास चॉइस है कि वो कुछ भी हो सकता है। टू गेट द 3 नॉन जीरो रोज फॉर द रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, तो यहाँ पे ए ऑगमेंटेड बी की रैंक भी क्या हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पे होपफुली आपको समझ में आया होगा कि म्यू क्यों फ्री हो गया। म्यू के पास दो कंडीशन थी, बट दोनों ही केसेस में बिकॉज लैम्डा इज नॉन जीरो, आपका पूरा जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है इन ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 3। तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसी मैट्रिक्स को दोबारा लिख लेते हैं। इसी पे हम किसकी बात करेंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो 1 1 1 1 0 1 2 2 0 0 लैम्डा म्यू, आई गेस यही थी, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल रिड्यूस मैट्रिक्स है। एक्चुअली क्या इसमें पेज पलटना पड़ रहा है और एक्सप्लेन करने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने रिपीट किया है। आप आंसर शीट में इसको रिपीट नहीं भी करेंगे देन ऑल्सो इट इज फाइन। ठीक है, ये ए आपकी क्या हो गई, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स है, लास्ट रिड्यूस्ड ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए लैम्डा और म्यू की क्या वैल्यू होगी। तो इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम अपना रिजल्ट लिख लेते हैं। तो इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू द रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, बट इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ये होती है हमारी इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए। अब जो नंबर ऑफ वेरिएबल हैं वो तो हमारे फिक्स हैं, दैट इज 3। तो जो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी एंड रैंक ऑफ ए है वो दोनों ही कैसी होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन 3 होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कैसे स्ट्रिक्टली लेस देन 3 आती है। अब यहाँ पे रैंक ऑफ ए की बात करते हैं। तो रैंक ऑफ ए के लिए सिर्फ आपको इस 3x3 मैट्रिक्स को ही क्या करना है, कंसीडर करना है। 3x3 मैट्रिक्स में रैंक आपको क्या लानी है, इस 3 से कम लेके आनी है, स्ट्रिक्टली लेस देन लेके आनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या होने चाहिए आपके, लेस देन 3 होने चाहिए। तो ये पहली वाली रो हमेशा नॉन जीरो रहेगी क्योंकि कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पे। सेकंड वाली रो भी हमेशा नॉन जीरो होगी क्योंकि कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पे, इनको आप वेरी नहीं कर सकते। बट जो थर्ड वाली रो है वो जीरो भी हो सकती है, वो नॉन जीरो भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो अगर ये नॉन जीरो हो गई, अब इसके पास भी दो केस है। ठीक है, ये जीरो हो भी सकती है, लैम्डा इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। बट इफ लैम्डा अगर आपका कैसा हो जाए, नॉन जीरो हो जाएगा, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इस रैंक ए की जो मैट्रिक्स है इसमें कितनी मिलने लगेंगी, 3 मिलने लगेंगी। देयरफॉर द रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि जो रैंक है वो स्ट्रिक्टली लेस देन मेंटेन रहे। तो इस कारण से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो लैम्डा है उसको स्पेसिफिकली क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉन जीरो के केस में रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगी, बट हम चाहते हैं कि वो स्ट्रिक्टली लेस देन 3 हो, तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये बात कंफर्म हो गई, यहाँ से ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। अब ए ऑगमेंटेड बी के लिए आपको ये 3x4 की मैट्रिक्स पूरी कंसीडर करनी पड़ेगी। आपने फिक्स कर लिया है कि जो लैम्डा है वो अब एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है। म्यू पे बात करनी है हमको या ए ऑगमेंटेड बी पे बात करनी। तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट ये हमेशा नॉन जीरो ही रहेगी। सेकंड रो भी आपकी हमेशा नॉन जीरो ही रहेगी बिकॉज यहाँ नॉन जीरो कांस्टेंट है, इनको आप वेरी नहीं कर सकते। थर्ड रो में आपने लैम्डा 0 ले ही लिया है। अब म्यू भी दो चीज हो सकता है, म्यू भी क्या हो सकता है, इज इक्वल टू 0 एंड म्यू कैन इज नॉट इक्वल टू 0। तो वो 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बराबर नहीं भी हो सकता। बट इफ अगर म्यू नॉन जीरो हो जाता है देन अगेन यू विल गेट द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3। तो जिसके कारण से ए ऑगमेंटेड बी की जो रैंक होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं, वो 3 से कम रहे। तो जो म्यू है उसको स्पेसिफिकली क्या होना पड़ेगा, एग्जैक्टली इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये पूरी की पूरी रो क्या कहलाएगी, नॉन जीरो सॉरी 0 रो कहलाएगी अगर म्यू 0 होता है तो। और जिस कारण से रैंक आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या बता पाएंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल से ये रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगी और दोनों इक्वल भी रहेगी क्योंकि दोनों की रैंक
दो मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन आई लैम्डा एंड म्यू की कि आपको लैम्डा भी 0 चाहिए एंड म्यू भी 0 चाहिए। देन इसके बाद नाउ द थर्ड, फिर से हम ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं जस्ट टू एक्सप्लेन। तो आपको यहाँ पे 1 1 1 1 मिलेगा, 0 क्या था 1 2 2, फिर क्या था 0 0 लैम्डा म्यू, ठीक है। ये हो गई आपकी ए ऑगमेंटेड बी। नाउ द लास्ट थर्ड पार्ट क्या था ऑफ द क्वेश्चन इज हैविंग अ नो सॉल्यूशन, find the value of lambda and mu so that the system of equation has no solution। नो सॉल्यूशन के लिए भी रिजल्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, जिससे हमको समझ में आएगा हमको करना क्या है। यहाँ पे नो सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू द रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आपको दिखानी है, ठीक है। तो ये चीज आपको दिखानी है। अब आपको इन दोनों को इक्वल नहीं दिखाना है, तो स्टार्ट करते हैं विद द रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी से, ठीक है। अब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के लिए आप पूरी मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे विच इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3x4। फर्स्ट रो हमारी नॉन जीरो हमेशा रहेगी, सेकंड रो भी हमारी नॉन जीरो हमेशा रहेगी, बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट इनको आप वेरी नहीं कर सकते, तो ये हमेशा नॉन जीरो रहेंगी। अब बात आती है यहाँ पे म्यू पे। अब आप क्या कर सकते हैं, म्यू कैन बी 0 और म्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 भी हो सकता है और म्यू नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अगर आपने म्यू 0 ले लिया तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इफ आपका जो म्यू है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा देन रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, है ना। और आपको दिखाना है कि ये रैंक ऑफ ए के बराबर ना हो, रैंक ऑफ ए के बराबर ना हो। तो देख लेते हैं अभी फिलहाल म्यू को आपने 0 ले लिया तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्या हो गई आपकी यहाँ पे 2 हो गई। अब बात आती है जब आपने म्यू 0 लिया है तो 2 केस अराइज होंगे, एक तो लैम्डा 0 हो सकता है, एक लैम्डा नॉन 0 हो सकता है, ठीक है। म्यू पहला केस ले रहे हैं हम, फर्स्ट केस है ये जिसमें हमने म्यू को क्या लिया हुआ है, 0 लिया हुआ है। म्यू के 0 होने पे 2 केस अराइज हो रहे हैं, लैम्डा भी 0 हो सकता है, लैम्डा नॉन 0 हो सकता है। अभी म्यू 0 फिक्स है, लैम्डा अगर 0 हो गया तो रैंक ऑफ ए की अगर हम बात करें तो वो भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि म्यू भी 0 है हमारा, लैम्डा भी 0 है, तो ये जो पूरी रो है आपकी वो 0 हो जाएगी। तो यू विल गेट 2 नॉन 0 रोज, देयरफॉर द रैंक इज 2। तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू द रैंक ऑफ ए, देयरफॉर ये नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन है उनको क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये हम नहीं ले सकते, ठीक है, फेल हो गया ये। अब क्या हो कि म्यू आपने 0 फिक्स किया हुआ है बट जो लैम्डा है वो कैसा है आपका नॉन 0। अगर आपका लैम्डा नॉन 0 है तो यहाँ पे जो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, बिकॉज लैम्डा नॉन 0 है तो यू विल गेट 3 नॉन 0 रोज, तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एंड सिमिलरली रैंक ऑफ ए भी आपकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, विच इज ये अगेन क्या हो है, इक्वालिटी के साइन को अराइज कर गए। तो फिर से ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ऑफ द कंडीशन ऑफ द नो सॉल्यूशन। तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, दिस केस इज नेवर पॉसिबल कि म्यू की वैल्यू आप क्या ले लें, 0 ले लें, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू आप कभी भी क्या कर सकते हैं, 0 नहीं ले सकते, म्यू कैन नेवर बी इक्वल टू 0। तो ये वाला केस हमारे पास से हट गया, इसको हम क्या कर लेंगे, ओमिट कर लेंगे। 2 ऑप्शन थे, म्यू कैन बी 0, म्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो हमको मिला म्यू कैन नॉट बी, म्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता। देयरफॉर हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए कि म्यू तो कंपल्सरली क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो म्यू पे हमको फाइनलाइजेशन मिल गया कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब म्यू नॉट इक्वल टू 0 है देन ऑल्सो 2 केस अराइज हो रहे हैं कि लैम्डा कैन इक्वल टू बी 0 एंड लैम्डा कैन नॉट इक्वल टू बी 0। लैम्डा अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा, म्यू भी 0 नहीं है, लैम्डा भी 0 नहीं है, तो म्यू 0
नहीं होने से क्या हो रहा है कि जो रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी है वो आपकी 3 हो जा रही है। क्यों 3 हो जा रही है? क्योंकि म्यू आपका नॉन जीरो है, तो यू विल गेट 3 नॉन जीरो रोज, देयरफॉर दिस रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी आपकी फिक्स होके क्या हो गई है? 3 हो गई। अगर आप यहाँ पे क्या लेते हैं, लैम्डा को भी नॉट इक्वल टू 0 ले लेते हैं, देन आप फाइंड करेंगे कि जो रैंक ऑफ ए है वो भी क्या हो जाएगी? आपकी 3 हो जाएगी। रैंक ऑफ ए के लिए आपको सिर्फ ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कंसीडर करनी है। ये 2 रो कंपल्सरली नॉन जीरो हैं, तो थर्ड रो भी नॉन जीरो हो जाएगी बिकॉज आपने लैम्डा को नॉन जीरो लिया है। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, विच इज अगेन अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द कंडीशन ऑफ अ नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए। तो आपके पास से ये पॉसिबिलिटी भी हट गई कि लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब लैम्डा कंपल्सरली क्या होने वाला है? 0 के बराबर होने वाला है। अब लैम्डा 0 के बराबर होगा तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि पहली दो तो नॉन जीरो हैं ही, और तीसरी वाली आप 0 कर दोगे ए मैट्रिक्स के लिए तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? 2। रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी 3 थी, रैंक ऑफ ए 2 है, तो हमारे नो सॉल्यूशन का जो केस है वो अभी भी होल्ड हो रहा है। तो इस कारण से हमने यहाँ पे आंसर के लिए फिक्स कर लिया है कि जो म्यू है आपका, दिस इज नॉन जीरो, एंड जो लैम्डा है दैट इज कंपल्सरली इक्वल टू 0। तो नो सॉल्यूशन के लिए ये केस है। अब कुछ बुक्स में या फिर कुछ सिलेबस में या कुछ क्वेश्चन पेपर में इसके कंटिन्यूशन में एक क्वेश्चन पूछता है, ये तो पूछ लिया आपने कि कंडीशन फॉर अ लैम्डा एंड म्यू इफ द सॉल्यूशन इज नो सॉल्यूशन यूनिक एंड इनफिनाइट सॉल्यूशन, देन इसके कंटिन्यूशन में पूछेगा फाइंड द वैल्यू, फिर फाइंड द सॉल्यूशन इफ लैम्डा एंड म्यू इज इक्वल टू 2 and 3। तो आप 2 and 3 लैम्डा की जगह पे पुट करेंगे दिस लास्ट रिड्यूस्ड मैट्रिक्स में, एंड देन उसके बाद जो सॉल्यूशन वाला हमने कल देखा था वो पूरा मेथड वो लगा के आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा एंड होता है द सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। इसके हमने सभी पॉसिबल पार्ट, सभी पॉसिबल क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आइगन वैल्यूज को स्टार्ट करेंगे, आइगन वेक्टर्स समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैले हैमिल्टन थ्योरम्स, ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सकें एंड दे ऑल्सो स्कोर्ड अ गुड मार्क्स। थैंक यू फॉर